रुके थे साथियों वहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं क्लास को, और जहां पे रुके थे वहीं से क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। अगर आवाज, ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए कि यस सर क्लियर है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आंसू कमेंट को बड़ा कर दीजिए थोड़ा। चलिए, तो अब साथियों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आज क्लास चलनी थी, सुबह में थोड़ी तकनीकी समस्या आ गई थी। अब जो है शुरू करते हैं बिना देरी के हुए दांडी यात्रा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों पिछली कक्षा में हम जहां रुके थे वहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और वहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं साथियों, आप सबको पता है कि हमने पिछली क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दांडी यात्रा। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है साथियों दांडी यात्रा। तो उसी दांडी यात्रा की हम आज बातचीत करने वाले हैं, उसी दांडी यात्रा की बातचीत करने वाले हैं। बफरिंग हो रहा है तो बफरिंग के लिए एक काम आप कर सकते हैं कि आप एग्जिट करके इन ले लीजिए। हमारे यहां से कोई बफरिंग की समस्या नहीं है, ठीक है। आप अपने ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिए, ऐप को लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? बफरिंग तो नहीं है? नहीं है, ठीक ठीक। सबसे पहले जब हम बातचीत करते हैं दांडी यात्रा के बारे में, सबसे पहले बातचीत करते हैं तो आपको यह जानने का हक है दोस्तों कि दांडी यात्रा एक प्रकार की पद यात्रा है। दांडी यात्रा क्या है? तो दांडी यात्रा एक प्रकार की पद यात्रा है। अब दांडी यात्रा एक प्रकार की पद यात्रा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महात्मा गांधी इस यात्रा में साथियों पैदल चले थे, और महात्मा गांधी ने एक पदयात्रा की थी जो गांधी की ये पहली पदयात्रा भारत की रही है। वैसी परिस्थिति के अंदर में हम बात करते हैं कि सवाल ये उठता है कि ये दांडी है कहां पे, ये भी आपको जानना होगा। तो दांडी साथियों गुजरात में है, और गुजरात में कहां है? तो गुजरात के नवसारी जिले में है साथियों। गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिले में। गुजरात के नवसारी जिले में साथियों क्या पड़ता है? तो गुजरात के नवसारी जिले में, गुजरात के नवसारी जिले में सर साथियों ये दांडी पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला क्या था। तो आप भी जानते हैं कि गुजरात में जो ये दांडी है, दांडी में महात्मा गांधी ने पदयात्रा शुरू की थी। किसने शुरू की साथियों? तो महात्मा गांधी ने पदयात्रा। मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की तो इसी दांडी से की थी, और दांडी के अंदर में साथियों महात्मा गांधी ने इस पदयात्रा की शुरुआत कब की? तो सभी लोग कमेंट करेंगे 12 मार्च 1930 से इन्होंने यात्रा शुरू की। और 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर कब तक दोस्तों? तो 5 अप्रैल को वहां पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को साथियों उन्होंने क्या कर दिया? तो 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी में नमक कानून को तोड़ दिया। तो एग्जाम के अंदर में जो सबसे पहला मामला पूछा जाता है वो परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने इस दांडी यात्रा की शुरुआत कब की? तो 12 मार्च 1930 से इस यात्रा को शुरू की। सर अपडेट के बाद क्लास बहुत अच्छा से चलता है और कोई भी दिक्कत नहीं होता है क्लास में। बिल्कुल सही, जिन्होंने अपडेट नहीं किया वो अपडेट कर लीजिए। दूसरा ये सवाल होता है दोस्तों, दूसरा ये सवाल होता है कि गांधी ने अगर 12 मार्च 1930 से ये यात्रा शुरू की तो सबसे पहले होती है कि सादरा यात्रा की शुरुआत कहां से की महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत कहां से की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो शुरुआत महात्मा गांधी ने की साबरमती आश्रम से। तो महात्मा गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की है, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से जब गांधी चलते हैं 12 मार्च को, तो महात्मा गांधी के साथ कुल 78 अनुयायी होते हैं, 78 फॉलोअर्स होते हैं। 78 अनुयायी का मतलब है कि गांधी के समर्थन में 78 अनुयायी चलते हैं, प्लस एक महात्मा गांधी होते हैं, प्लस एक महात्मा गांधी होते हैं। और ये लोग जो है यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, पदयात्रा की शुरुआत करते हैं। जब महात्मा गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी तो गांधी को जरा भी यकीन नहीं था कि महात्मा गांधी गुजरात के नवसारी जिले में दांडी तक पहुंच पाएंगे। महात्मा गांधी को जरा भी भरोसा नहीं था कि यह पदयात्रा जो साबरमती से शुरू हो रही है। एनसीईआरटी क्लास 12 जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 12 में एक पैराग्राफ दिया गया है,
उस पैराग्राफ में लिखा है कि गांधी को यह जरा भी यकीन नहीं था, गांधी को इस बात का भरोसा था कि जब गांधी पदयात्रा करेंगे और यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इन्हें जेल में डालने के बजाय ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो गांधी 78 अनुयायियों के साथ निकले थे और ये एक महात्मा गांधी थे। इसी में एक बिहार स्पेशल का सवाल आता है कि इसमें बिहार के कौन हुआ करते थे। तो बिहार के साथियों एक व्यक्ति हुआ करते थे। कितने व्यक्ति हुआ करते थे बिहार के? तो बिहार के साथियों एक व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। साथियों क्या नाम था? गिरिवरधारी चौधरी उनका नाम हुआ करता था। और ये जो गिरिवरधारी चौधरी हैं मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के हुआ करते थे। और दरभंगा जिले के अंदर में इनको प्यार से लोग मैथिल गांधी कहते थे। क्या कहते थे इनको? प्यार से लोग मैथिल गांधी की उपमा देते थे। मतलब ये गांधी जी के फॉलोअर थे और इसीलिए लोग इनको क्या कहते थे? तो मैथिल गांधी कहते थे। बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले गिरिवरधारी चौधरी, जिन्हें हम मैथिल गांधी कहते थे, इन 78 अनुयायियों में एक अनुयायी जो थे वो बिहार के हुआ करते थे। जब महात्मा गांधी ने ये पदयात्रा शुरू की दोस्तों, महात्मा गांधी ने जब ये पदयात्रा शुरू की तो ये पदयात्रा शुरू हुई कब? 12 मार्च को। और ये 241 मील लंबी यात्रा थी। बहुत सारे एग्जाम के अंदर में 240 भी देता है तो वो भी सही मान लीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 241 मील की ये यात्रा थी जो एनसीईआरटी का डेटा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा थी। बहुत सारे किताबों में 390 किलोमीटर भी देता है तो उसको भी मान लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए। 390 भी दे तो मान लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुल मिला के जो आपके बीपीएससी का एक प्रश्न पूछता है कि यात्रा कितने दिनों तक चली साथियों, तो 24 दिनों तक यात्रा चली। ये 24 दिनों की यात्रा थी। मतलब महात्मा गांधी ने जब ये पदयात्रा की शुरुआत की और जब ये पदयात्रा के अपने अंतिम दिन पर पहुंचे तो उसके बीच में ये 24 दिनों की साथियों पदयात्रा थी। बीपीएससी का ये पूछा हुआ सवाल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 66वीं 65वीं बीपीएससी या 66वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कितने क्लास और लगेंगे सिलेबस खत्म करने में? यात्रा में साथियों इस बात को ध्यान रखेंगे, 78 अनुयायी थे और 78 अनुयायी महात्मा गांधी के साथ चले। जब महात्मा गांधी ये पदयात्रा में चले तो ये गांधी की भारत में पहली पदयात्रा थी। ये क्या थी? तो ये महात्मा गांधी की ये जो पदयात्रा थी, ये महात्मा गांधी की ये पदयात्रा जो है साथियों, ये महात्मा गांधी की पहली पदयात्रा थी। भारत में पहली पदयात्रा थी, भारत में पहली आधिकारिक पदयात्रा थी। महात्मा गांधी की भारत में ये पहली क्या थी? तो आधिकारिक पदयात्रा थी। मतलब गांधी ने अंग्रेजों से परमिशन लेकर इस पदयात्रा को निकाला था। जब महात्मा गांधी ये पदयात्रा पे थे तो कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं ने इस पर 2 टिप्पणियां की। एक टिप्पणियां की किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने साथियों क्या किया? तो उन्होंने गांधी के पदयात्रा की तुलना कर दी और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस पदयात्रा की तुलना की। एग्जाम में पूछता है कि किसने पदयात्रा की तुलना की, तो ध्यान रखेंगे साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने इस पदयात्रा की तुलना, इस पदयात्रा की तुलना 2 लोगों से की। पहली वाली जो यात्रा की तुलना हुई वो नेपोलियन बोनापार्ट हुआ करते थे। विश्व इतिहास में पढ़ना है नेपोलियन, उसी नेपोलियन बोनापार्ट की पेरिस यात्रा से इन्होंने इसकी तुलना की। तो पहली जो तुलना की गई साथियों वे नेपोलियन की पेरिस यात्रा से तुलना की गई। दूसरा साथियों आपने सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा साथियों, मुसोलिनी का नाम। मुसोलिनी ने रोम की यात्रा की थी, पदयात्रा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस प्रकार से मुसोलिनी ने रोम की पदयात्रा की, ठीक उसी पदयात्रा की तरह महात्मा गांधी ने इस पदयात्रा को किया। तो इसकी तुलना 2 लोगों से की गई। दूसरी जो पदयात्रा की तुलना थी वो मुसोलिनी के साथियों, मुसोलिनी के रोम की पदयात्रा से, मुसोलिनी की रोम यात्रा से इसकी तुलना की। तो मुझे बताओ कि अगर एग्जाम में आज के बाद आपसे पूछेगा कि इस पदयात्रा की तुलना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम ध्यान रखना और आप बताना कि जब ये पदयात्रा महात्मा गांधी कर रहे थे तो महात्मा गांधी की इस पदयात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने साथियों मुसोलिनी से और साथ ही साथ किससे? तो नेपोलियन बोनापार्ट के पदयात्रा से इसी क्या थी? तुलना की थी, इसकी तुलना की थी। क्लियर है सभी लोगों को?
हम जरा इसके टाइमलाइन को समझने का प्रयास करते हैं, इसके टाइमलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। मतलब टाइमलाइन कहने का तात्पर्य यह है कि आप जानते हैं साथियों, यहां पे 3 डेट महत्वपूर्ण है। पहला जो डेट है साथियों वो 12 मार्च 1930 का है, और ये जो 12 मार्च 1930 को है, आपको ही पता है कि गांधी क्या करते हैं, तो गांधी साबरमती से निकले। आपको भी पता है साबरमती से दांडी के लिए निकले थे। तो अगर साबरमती से दांडी के लिए निकले की बात होगी, साबरमती से दांडी के लिए निकले की बात होगी, तो 12 मार्च का डेट आएगा, जो पहला डेट है। दूसरा मैं चाहता हूं कि इसके क्रोनोलॉजी में आपको एक और डेट याद रखना होगा, और वो डेट है साथियों 5 अप्रैल का। 5 अप्रैल 1930 साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी दिन क्या हुआ, तो महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी कहां पहुंचे, तो महात्मा गांधी दांडी पहुंचे साथियों, दांडी पहुंचे। महात्मा गांधी कहां पहुंचे, दांडी पहुंचे। और महात्मा गांधी इसी दिन दांडी पहुंचे। लेकिन एक और डेट आपको याद करना होगा साथियों, एक तीसरा डेट आपको याद करना होगा, और वो तीसरा डेट क्या है साथियों, 6 अप्रैल का। वो तीसरा डेट क्या है, तो वो तीसरा डेट साथियों 6 अप्रैल का डेट है, और 6 अप्रैल 1930 का डेट है। 6 अप्रैल 1930 को साथियों क्या हुआ, तो गांधी जो है दांडी के तट पर जाकर, गांधी जो है साथियों दांडी का जो तट है, दांडी के तट पर जाकर नमक बनाकर, नमक कैसे बनाए होंगे, समुद्र का जो पानी है उस समुद्र पानी को जला दिया तो नमक बन गया। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। और आपको सॉल्ट टैक्स के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं कि जब सॉल्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आप जानते हैं 1882 में सॉल्ट टैक्स आया था। हम जानते हैं कि भारत में कहां से, तो लीवरपूल का नमक भारत में आता था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत का नमक भारत में न बिके, भारत में कौन सा नमक बिके, तो लीवरपूल वाला नमक मिले। और जब इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा साथियों, तो इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया साथियों, तो आप भी जानते हैं कि कानून तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, तो नमक कानून तोड़ने के बाद वहां पर लोगों को संबोधित किया। कहां पर, दांडी पर। वहां पर आम लोगों को संबोधित किया। आम लोगों को संबोधित किया। तो दांडी में उन्होंने दांडी के तट पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया, और नमक कानून तोड़ने के बाद वहां पर आम लोगों को क्या किया, तो आम लोगों को साथियों उन्होंने संबोधित किया। अब ये संबोधन से 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर में सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी ने जब वहां संबोधन किया तो आखिर लोगों को उन्होंने क्या कहा। तो उसी बातों पर हम बातचीत करेंगे। जब आप एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो एनसीईआरटी 5 बड़ी बातें कहता है, और वो 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की किताब है, उस क्लास 12 की किताब को जब आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी 5 बड़ी बातें कहता है। एनसीईआरटी क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। मतलब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि महात्मा गांधी ने वहां पर क्या संबोधन किया। महात्मा गांधी ने साथियों, महात्मा गांधी ने संबोधन में क्या कहा। महात्मा गांधी का संबोधन। तो आपसे एग्जाम में एक सवाल ये पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने संबोधन में सबसे पहला क्या कहा। तो आप बताइए कि महात्मा गांधी सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे भारत में जो जहां है वहीं से क्या करें, नमक कानून का विरोध करे। जो व्यक्ति जिस स्थान पे, अगर आप बिहार में है, पंजाब में है, हरिद्वार में है, बंगाल में है, चेन्नई में है, गांधी ने कहा कि जो जहां है वहीं से नमक कानून का विरोध करे। जो जहां है वहीं से नमक कानून का विरोध करे। महात्मा गांधी ने कहा जो जहां है वहीं से नमक कानून का विरोध करें। महात्मा गांधी ने पहली बात तो यह कही कि जो व्यक्ति जहां है वहीं से अंग्रेजों के
इस बड़े कानून का विरोध करें, नंबर 1 बात कही। दूसरी बात महात्मा गांधी ने कहा कि आप भारत में आंदोलन को चलाइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक होकर आप रहें। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि सविनय अवज्ञा में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान पूर्णतः अहिंसक रहें, पूर्णतः अहिंसक रहें। तीसरी बात महात्मा गांधी क्या कहेंगे कि आप अंग्रेजों के साथ असहयोग करें, मतलब अंग्रेज कोई भी नियम बनाए हैं, कोई भी कानून बनाए हैं, तो उसका विनम्रता पूर्वक क्या करें? अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करें। तो अंग्रेजों के साथ क्या करें? महात्मा गांधी क्या कहेंगे? अंग्रेजों के साथ असहयोग करें एवं कानूनों नियमों का सविनय अवज्ञा करें। मतलब हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक क्या करें? तो विनम्रता पूर्वक नियमों कानूनों का सविनय अवज्ञा करें। चौथी बात, मादक पदार्थों को लेकर कहा। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी मादक पदार्थों के खिलाफ थे, और आप ये भी जानते हैं कि पुर्तगाली जब भारत आए थे तो पुर्तगालियों ने हमारे यहां अफीम देकर काली मिर्च की पुड़िया यहां से लेकर चले गए थे। ठीक है, अफीम की पुड़िया देकर काली मिर्च की पुड़िया वो लेकर चले गए थे। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया कि जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या करें? तो मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर धरना दें और इसका पूर्णतः विरोध करें। तो उन्होंने क्या कहा कि महिलाएं जो हैं, चौथी बात उन्होंने क्या कही? चौथी बात उन्होंने क्या कही कि महिलाएं जो हैं क्या करें? तो महिलाएं मादक पदार्थों के दुकानों के बाहर शांतिपूर्ण धरना दें, हिंसा नहीं करनी है, शांतिपूर्ण धरना दें। चौथी के बाद साथियों अंतिम और आखिरी बात, वो पांचवी बात है, और वो पांचवी बात उन्होंने क्या कही कि जितनी भी उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा लोगों को दी गई हैं, 15 अप्रैल नहीं पढ़ाए होंगे भाई, गलती से लिखा गया होगा 5 अप्रैल पढ़ाए होंगे कि दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए, कमेंट बहुत तेजी से जा रहा है इसलिए पता नहीं, पढ़ नहीं पा रहे। महिलाओं को कहा कि मादक पदार्थों के बाहर, दुकानों के बाहर आप क्या करें? ध्यान दें। और उन्होंने उपाधियों का त्याग करने का आह्वान किया। उन्होंने आम लोगों से कहा कि आप सभी लोग क्या करें? तो आप सभी लोग उपाधियों का त्याग करें। आम लोगों से कहा कि उपाधियों का त्याग करें। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को कहा कि आप सभी लोग क्या करिए? उपाधियों का त्याग करिए, उपाधियों का बलिदान कीजिए। धीरे धीरे ये आंदोलन भारत के अन्य राज्यों में भी फैलने लगा, और अन्य राज्यों के अलावा जैसे जैसे ये आंदोलन लोगों तक पहुंचा, लोग धीरे धीरे इस आंदोलन को आगे लेकर जाने लगे। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि धीरे धीरे ये आंदोलन भारत के उन तमाम बड़े इलाकों में फैल गया, और धीरे धीरे लोग इससे काफी ज्यादा जुड़ने लगे। अब यहां से एग्जाम के अंदर में कई सारे सवाल आते हैं। जैसे पहली बात कि महात्मा गांधी ने पदयात्रा कहां से कहां की? तो साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। दांडी कहां है? तो नौसारी जिले गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नौसारी जिले कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब सुनिए, जब हम इस पदयात्रा की बात करते हैं तो ये पदयात्रा यहां पर किसने की थी? तो यहां पर साथियों आप सभी जानते हैं कि यहां पर महात्मा गांधी ने, यहां पर साथियों महात्मा गांधी ने पदयात्रा की थी। कहां से कहां तक साथियों?
तो महात्मा गांधी ने हटा दीजिए, महात्मा गांधी साबरमती से लेकर कहां तक, तो डांडी तक की यात्रा थी, डांडी तक की यात्रा थी। दूसरी अगर हम बात करें साथियों, तो एक और पदयात्रा हुई थी भारत में, इसी टाइम पीरियड पर एक और पदयात्रा हुई, और वो पदयात्रा यहां से लेकर यहां तक हुई। एग्जाम में पूछता है साथियों कि कालीकट से पैनूर की पदयात्रा, यहां एग्जाम में क्या पूछता है कि कालीकट से पैनूर की पदयात्रा किसने की। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो तटीय इलाका है, इस तटीय इलाके को हम क्या कहते हैं, मालाबार का इलाका कहते हैं। तो कई बार पूछेगा आपसे एग्जाम में कि मालाबार में पदयात्रा किसने की, तो आप ध्यान रखिएगा कि मालाबार में पदयात्रा की साथियों दो लोगों ने, के केलप्पन, ये नाम याद कर लीजिएगा, के केलप्पन और उसके साथ साथियों के माधवन, के केलप्पन और उसके साथ साथियों के माधवन, इन दोनों नामों को आप ध्यान रखिएगा। के केलप्पन और के माधवन ने यहां पर पदयात्रा की, और ये पदयात्रा कहां से कहां तक हुई, तो ये पदयात्रा कालीकट से लेकर साथियों पैनूर तक की पदयात्रा हुई, कालीकट से लेकर पैनूर तक की पदयात्रा हुई, कालीकट से लेकर पैनूर तक की पदयात्रा हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो एक पदयात्रा और हुई, और वो पदयात्रा किस इलाके में हुई, तो वो पदयात्रा इस इलाके में हुई, और यहां पर साथियों त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की पदयात्रा हुई। कहां तक की हुई, तो त्रिचिनापल्ली से साथियों वेदारण्यम तक की पदयात्रा हुई, वेदारण्यम तक की पदयात्रा हुई। ये दोनों जगह का नाम है, जैसे पटना से छपरा तक की पदयात्रा। और ये पदयात्रा किसने की, तो दक्षिण के गांधी कहे जाने वाले सी राजगोपालाचारी, याद है ना, इन्हीं की बेटी से महात्मा गांधी का बेटा लव मैरिज ब्याह करेंगे। इनकी बेटी होंगी जिसका नाम होगा लक्ष्मी, उसी लक्ष्मी से महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र देवदास जो हैं लव मैरिज शादी करेंगे, और वहीं पर जो है महात्मा गांधी बयान देंगे, और महात्मा गांधी कहेंगे कि मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूं, बोलेंगे कि एक ब्राह्मण का लड़की एक बनिया के बेटे से कैसे ब्याह कर सकता है ना। ये इतनी बात समझ में आई। उसके बाद साथियों और थोड़ी बात समझनी होगी। इस वाले इलाके के अंदर में, ये जो बीच का इलाका है, इस पूरे इलाके में साथियों क्या हुआ, तो वन कानून का उल्लंघन हुआ। किस कानून का उल्लंघन हुआ, तो याद रखेंगे इस पूरे इलाके में साथियों यहां पर वन कानूनों का उल्लंघन हुआ, वन कानून का विरोध हुआ, या वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। इस पूरे इलाके में क्या हुआ, तो वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। एग्जाम में पूछेगा आंध्रा को लेकर के, तो दो जगह वन कानूनों का नाम लेना है साथियों। कहां कहां नाम लेना है, एक तो आपको नाम लेना है कि मध्य प्रांत में, ये पूरा का पूरा मध्य प्रांत का इलाका, प्लस आंध्र प्रदेश के अंदर में, आंध्र प्रदेश में भी आप जानते हैं कि काफी है। तो इन दोनों इलाकों के अंदर में क्या हुआ, तो वन कानूनों का विरोध हुआ साथियों, वन कानूनों का उल्लंघन हुआ, वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। ये भी आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा कि मध्य प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि वन कानूनों का क्या हुआ, तो वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो अपना प्यारा बिहार आता है। अपना प्यारा क्या आता है, अपना प्यारा बिहार आता है। जब अपने प्यारे बिहार की बात करते हैं हम लोग, जब अपने प्यारे बिहार की बात करते हैं, तो इस बिहार के अंदर में साथियों क्या हुआ, तो आप जानते हैं कि बिहार में साथियों, बिहार में चौकीदारी कर का विरोध हुआ। किस चीज का विरोध हुआ, चौकीदारी। यहां लिखने में नहीं बनेगा, कहां लिखे इसको, यहीं ले आते हैं। बिहार प्रांत में, जब बिहार प्रांत की बात करते हैं, तो बिहार में यहां पर चौकीदारी कर का विरोध हुआ साथियों। अलग से जब बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा, एक क्लास लगेगी, तो चौकीदारी कर का तो वहां बताऊंगा कि डिटेल में चौकीदारी कर क्या था, या बता ही देता हूं। चौकीदारी कर का मतलब अंग्रेज हमारी रात को चौकीदारी करने का हमसे टैक्स लिया करते थे। बिहार के लोगों ने कहा कि हम अंग्रेज तुम्हें अब चौकीदारी का, कैसे हम लोग के गांव में नेपाल वेपाल से बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोग चौकीदारी करते हैं, और लोग 100 200 200 300 500 रुपए उनको देते हैं, वो इकट्ठा करके उनकी एक अच्छी तनख्वाह हो जाती है। उसी प्रकार से बिहार के अंदर में चौकीदारी कर का विरोध किया गया, और बिहार के लोगों ने कहा कि हम चौकीदारी कर नहीं देंगे। एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि बिहार में सबसे ज्यादा कहां, तो मुंगेर का इलाका, पूर्वी चंपारण का इलाका, ये सारे ऐसे इलाके थे जहां पर खूब बढ़ चढ़ कर बिहार के अंदर में चौकीदारी कर का विरोध हुआ। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं असम के अंदर में साथियों। असम के अंदर में तरुण राम फूकान हुआ करते थे। तरुण राम फूकान, क्या नाम था जरा बताना, तरुण राम
फुकान हुआ करते थे और इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि असम के अंदर में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया, तो आप कहेंगे तरुण राम फुकान ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके अलावा जब बात आएगी नागालैंड और मणिपुर के अंदर में, तो आप नागालैंड में साथियों जानते हैं जदोनांग ने किया। नागालैंड का जो इलाका था साथियों, उस नागालैंड के इलाके में किसने आंदोलन किया, तो आप भी जानते हैं कि नागालैंड के इलाके में जदोनांग ने आंदोलन किया। जदोनांग ने आंदोलन किया। उसके अलावा ये जो मणिपुर का इलाका है साथियों, मणिपुर का इलाका, इस मणिपुर के इलाके के बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछता है। तो यहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया रानी गाइडेनलू ने। रानी गाइडेनलू ने रानी गाइडेनलू ने रानी गाइडेनलू ने आंदोलन का इसलिए नेतृत्व मैं कह रहा हूं कि इन्होंने किया, क्योंकि इनको ये जो है मात्र 13 साल की लड़की थी और इसको रानी की एग्जाम में पूछेगा कि रानी की उपाधि किसने दी, तो आप कहना कि रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था साथियों। किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी और इसी रानी की उपाधि जो है इनको कब मिली, तो आजादी के बाद मिली। आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा मेरे दोस्तों, आपको आश्चर्य लगेगा। रानी गाइडेनलू को यहां पर गिरफ्तार किया गया ना जब 1930-31 में, तो ये जेल से छूटी 1947 में। 17-18 साल, जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक ये महिला कहां थी, तो तब तक ये महिला जो है जेल में थी साथियों, जेल में। जब ये आजादी के बाद निकली तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। तो एग्जाम में पूछता है कि रानी की उपाधि किसने दी, तो आप क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू कहेंगे। थैंक यू नईम हसन जी, थैंक यू सो मच। बेगूसराय जिला भी अग्रणी था मेरे भाई, बेगूसराय था, पश्चिमी चंपारण था, मुंगेर था। तो वो जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे ना तो वहां पे देख लेंगे, आप चिंता उसकी मत कीजिए। हम बात कर लेते हैं साथियों गुजरात के अंदर में। ये सवाल बहुतों को फंसाता है और बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस गुजरात में। गुजरात के बारे में देखो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जब हम गुजरात की यहां पर बात करेंगे साथियों, जब हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात को इधर ही रखते हैं, यहीं रखते हैं। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर में साथियों कर नहीं देने का आंदोलन किया गया कि हम क्या करेंगे, तो हम कर नहीं देंगे, कर नहीं देने का आंदोलन किया गया। मतलब गुजरात के किसानों से कहा गया कि आप अंग्रेजों को एक भी रुपया टैक्स मत दीजिए, किसी भी परिस्थिति में आप उनको 1 रुपया का टैक्स बिल्कुल भी मत दीजिए। ये बात कहां कही गई, गुजरात में कहा गई। हालांकि दांडी यात्रा के दौरान मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर विरोध किया, मुसलमानों ने खुलकर साथ नहीं दिया। जब आप एनसीईआरटी क्लास 12 की पढ़ेंगे तो उस एनसीईआरटी के अंदर में आपको एक डेटा मिलेगा, जो उस पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ में एनसीईआरटी कहता है कि खुलकर मुसलमानों ने इस आंदोलन में साथ नहीं दिया, लेकिन एक मुसलमान था जिसका नाम था खान अबुल गफार खान, जिसने गांधी जी का साथ दिया। और साथ ही नहीं दिया, केवल साथ दिया और साथ ही साथ वहां एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था खुदाई खिदमत गार। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, ये पश्चिमोत्तर भारत का इलाका है साथियों। कौन सा इलाका है, तो ये पश्चिमोत्तर भारत का इलाका है। और जब हम पश्चिमोत्तर भारत के इलाके की बात करते हैं, जब हम पश्चिमोत्तर भारत के इलाके की बात करते हैं, पश्चिमोत्तर भारत का इलाका, जिसे आप अंग्रेजी में एक एग्जाम में पूछता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। तो इसका इस पश्चिमोत्तर भारत के अंदर में साथियों जिस व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिस व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उस व्यक्ति का नाम था साथियों खान अबुल गफार खान। खान अबुल गफार खान। यहां से पेपर में साथियों आपके 3 सवाल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल मिलेगा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने इसी टाइम पीरियड पर बनाई थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम साथियों खुदाई खिदमतगार था। सभी लोग इस नाम को याद कर लेंगे। खुदाई खिदमत, खुदाई खिदमतगार हुआ करता था। खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी और इसी संस्था ने, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, खान अबुल गफार खान कर रहे थे। इसी खुदाई खिदमतगार ने एक आंदोलन चलाया, इसको कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए, लाल कुर्ती आंदोलन। एक्चुअली मामला बस इतना था कि जितने भी इनके खुदाई खिदमतगार के सदस्य थे, उन सभी लोगों ने रेड कलर का टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया था। रेड कलर का टी
ठीक है। अब सुनिए साथियों, लाल कुर्ती आंदोलन मतलब ये खुदाई खिदमतगार के लोग हुआ करते थे जो लाल रंग की कुर्ती पहनकर सड़कों पर उतरते थे। तो जब बहुत सारी भीड़ सड़कों पर जाती थी तो लोग कहते थे अरे ये लाल लाल कुर्ती पहने हुए क्या हो गया। तब लोग बताते थे अरे ये लाल कुर्ती नहीं, ये आंदोलन है। और उसका धीरे धीरे बोलते बोलते नाम पड़ गया लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है नेहा कुमारी जी, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, तो सुनिए यहां पर 4 सवाल पूछे जाएंगे और चारों का उत्तर आपको एग्जाम में देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चारों का उत्तर क्या करना है आपको एग्जाम में देना है। क्या सवाल पूछे जाएंगे? सवाल क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि इस खान अबुल गफार खान को किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। अंग्रेजी में एक नाम पूछेगा, ऑप्शन के अंदर में अगर सीमांत गांधी नाम नहीं रहे तो फ्रंटियर गांधी रहेगा। क्या रहेगा? फ्रंटियर गांधी। इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं बादशाह खान। किस नाम से जानते हैं? बादशाह खान। और एक और नाम से इनको जानते हैं, चौथा, फक्रे अफगान। यही आया था, कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है लेकिन आप निश्चिंत रहें, ऑफिसर्स एकेडमी आपके साथ है। फक्रे अफगान। तो ये 4 नामों से जाने जाते हैं खान अबुल गफार खान। और इन्होंने इस आंदोलन का यहां पर क्लियरली क्या किया था? तो नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया था। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ठीक है, अब आते हैं ये सारी बातें लेकर के। ये बातें तो आप समझ गए कि भारतवर्ष में कहां कहां कैसे विरोध हुआ। अब आते हैं साथियों अगली बात पर। अगली बात यह है कि आप जानते हैं कि 5 अप्रैल को साथियों क्या होता है? तो 5 अप्रैल को महात्मा गांधी कहां पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं। जो महात्मा गांधी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को सुबह सुबह नमक कानून को तोड़ देते हैं। और उसके बाद ये नमक कानून जो है, नमक कानून का विरोध क्या होता है? तो नमक कानून का विरोध पूरे भारत में शुरू होता है। यहीं से फैलता है विरोध, पूरे भारत में शुरू होता है। ये तीसरी बात आप समझें। तो जब नमक कानून का विरोध धीरे धीरे पूरे भारत में शुरू हो जाता है, पूरे भारत में शुरू होता है, इसी बीच महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या होता है? महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहां से साथियों महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी कहां गिरफ्तार हुए, तो आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी दांडी में अरेस्ट होंगे। और डेट अरेस्ट होने का सभी लोग याद कर लीजिए, 5 मई 1930। मैं चाहता हूं कि ये डेट आप सभी लोग कमेंट करें। 5 मई 1930 जो है, इसी दिन महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है? तो महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाते हैं। महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाते हैं। इसी टाइम पीरियड पर साथियों एक तरफ मुंबई के अंदर में जब गांधी अरेस्ट होते हैं तो मुंबई में धरसना एक जगह है, धरसना। उस धरसना में साथियों, मुंबई में एक धरसना एक जगह है और उस धरसना में एक फैक्ट्री हुआ करती थी। उसी महात्मा गांधी, अच्छा एक सवाल और है कि जब ये अरेस्ट किए जाते हैं तो किस जेल में जाते हैं? तो यरवड़ा जेल है। और यरवड़ा जेल कहां पर है दोस्तों? तो यरवड़ा जेल पूना में है साथियों, पूना में है। पूना के यरवड़ा जेल महात्मा गांधी भेज दिए जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसका नाम है धरसना। धरसना साथियों उस टाइम पीरियड पर बॉम्बे प्रांत में पड़ता था। धरसना कहां पड़ता था? बॉम्बे प्रांत में पड़ता था। और ये धरसना जो है साथियों, जो बॉम्बे प्रांत के अंदर में होता था, यहां पर बड़ी संख्या में ये धरसना में फैक्ट्री हुआ करती थी। धरसना में क्या था? फैक्ट्री था। इस फैक्ट्री ये बॉम्बे प्रोविंस के अंदर में आता था। अभी तो ये गुजरात और बॉम्बे के बॉर्डर वाले इलाके में। इस पर जो है हमला बोला गया। और इस पर जो है हमला इन द सेंस क्या है कि वहां के लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन में, वहां पर आंदोलन किया गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा तो जब गांधी गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा यहां 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है साथियों सरोजनी नायडू का। पहला नाम क्या है? सरोजनी नायडू का। दूसरा नाम बड़ी इमाम साहब का। यही नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इमाम साहब। और तीसरा नाम महात्मा गांधी के बेटे मनीलाल का। किसका? मनीलाल का। तो सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल, ये 3 लोग थे जो यहां पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यहां पर पुलिस ने जबरदस्ती पीटा। पुलिस ने लोगों को क्या किया? पुलिस ने दमन किया। पुलिस ने लोगों को पीटा। और जब लोगों को पीटा तो यहां एक पत्रकार थे। यही वाला सवाल आया था पिछले एग्जाम में साथियों। एक पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर।
क्या नाम था? सभी लोग कमेंट करिए। वेब मिलर। आप अपना नाम भूल जाइए, वो मंजूर है, लेकिन वेब मिलर का आपको नाम नहीं भूलना है। वेब मिलर पत्रकार हुआ करते थे और इसी वेब मिलर पत्रकार ने अपनी पत्रिका में एक लेख लिखा। इनकी पत्रिका आती थी न्यू फ्रीमैन, एक अखबार निकालते थे ये, न्यू फ्रीमैन। कौन सा अखबार निकालते थे? न्यू फ्रीमैन नाम का अखबार निकालते थे। और इसी न्यू फ्रीमैन में इन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसी दर्दनाक घटना जो है कभी नहीं देखी थी। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसी दर्दनाक घटना नहीं देखी थी जितना यहां पर पीटा गया। एक एग्जाम में सवाल आएगा कि वो कौन पत्रकार थे। एग्जाम में एक सवाल आएगा कि वो कौन पत्रकार थे। हाँ, भर सकते हैं रीमा यादव जी। वो कौन पत्रकार थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहे? तो आपको एग्जाम में इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा और वो उत्तर है न्यू फ्रीमैन के लेखक संपादक वेब मिलर। और इस प्रकार से जब ये दांडी यात्रा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या नाम होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखेंगे। क्लियर है जी? तो सब लोगों को क्लियर? हाँ, प्रेस रिपोर्टर हुआ करते थे न्यू फ्रीमैन के। बिल्कुल, वेरी गुड। क्लियर है सभी लोगों को? यस नो एक बार कमेंट में बता दीजिए कि यस नो करके। क्लियर? सुनिए, एक बात कर लेते हैं। ये जब आपको क्लियर है दोस्तों, तो मीनाक्षी कुमारी जी दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वेरी गुड निरंजन यादव जी। ठीक है, तो ये अगली क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।